ओके गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है ना। अब इसी केमिकल इक्वेशन में हम कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। किस टाइप की इंफॉर्मेशन? सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये कोका कोला है। ओके, तो यहां ये देखो, आपको देख के पता लग रहा है कि ये लिक्विड है। ओके, लिक्विड है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं या मैं इसकी इक्वेशन अगर लिखता हूं, तो मुझे कैसे पता चले कि ये कोका कोला लिक्विड है? हाउ वुड आई नो? तो तो ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे यहां हमें दिख रहा है गैस, गैस। तो कैसे पता चले कि जो सब्सटेंस है वो गैस है? जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिए मैंने। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस फॉर्म में लिया गया? सॉलिड फॉर्म में लिया गया, लिक्विड में लिया गया, गैसेस में लिया, किस फॉर्म में लिया गया? तो कैसे पता लगे? तो कुछ एनोशंस हैं। सो लेट्स टेक एग्जांपल। तो लिक्विड के लिए, जब भी हमें लिक्विड को डिनोट करना होगा, हम यूज करेंगे एल। ओके, और जब हमें सॉलिड को डिनोट करना होगा, सॉलिड को, तब यूज किया जाएगा एस। और गैस को डिनोट करना होगा तब हम यूज करेंगे जी। ओके, अब एक कॉमन टर्म आती है, दैट इज ए क्यू। दिस इज एक्वस। अब इसका मतलब जानते हैं क्या है? एक्वस। एक्वस मतलब जब किसी भी सब्सटेंस में वाटर मिक्स किया जाए। ओके, सब्सटेंस दैट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, सब्सटेंस dissolved in water। ओके, dissolved in water। क्लियर है बच्चों? हम्म? तो ये हमारी कुछ चार टर्म्स है जो हम यूज करेंगे। एग्जांपल्स देखते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मेक्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम किस फॉर्म में लिया गया? सॉलिड एस। ऑक्सीजन किस में? गैसेस फॉर्म में। जो ये बना एमजीओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या बना? सॉलिड। देखा था आपने, एक्सपेरिमेंट भी किया था हमने, पाउडर फॉर्म में बना, दैट इज सॉलिड। ओके, यहाँ जिंक, जिंक ग्रेन्यूल्स लिए गए थे, याद करो एक्सपेरिमेंट ये भी किया था हमने। ओके, क्या था? एस, सॉलिड, सॉलिड फॉर्म में। H2SO4 एसिड होता है ये एक। ओके, ये एक्वस, इसमें पानी मिक्स है। ओके, इस एसिड में पानी मिक्स है। बना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। और ZnSO4 जिंक सल्फेट, ये भी किस फॉर्म में है? एक्वस। ठीक है, मतलब इस जो बना है उसमें भी पानी मिक्स है। क्लियर है बच्चों? तो ये लास्ट एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मेक्स CH3OH। ओके, तो यहां अगर आप देखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द फॉर्म ऑफ गैस, हाइड्रोजन भी गैस की फॉर्म में। ओके, यहाँ पे CH3OH, ये क्या है जो बनेगा? ये एक लिक्विड है। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट है अपना। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है जिससे हमारी इक्वेशन और इंफॉर्मेटिव बन जाती है, दैट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है? ओके, तो सबसे पहली बात, थर्मिक, थर्मल, थर्मिक वर्ड आया है थर्मल से, विच मीन्स हीट। थर्मल मतलब होता है हीट। ओके, यहाँ भी एंडो और एक्सो। एक्सो से क्या दिखता है? एग्जिट, एग्जिट, एग्जिट मतलब एग्जिट होना, निकल जाना। ठीक है, और एंडो मतलब आना, आना। ठीक है, एक्सो मतलब निकल जाना, एंडो मतलब इन्वॉल्व होना उसमें। ओके, सो अगर मैं बात करूं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की, एक्सो मतलब जब हीट एग्जिट हुई है। एग्जिट में देखो, हमने रिएक्शन में देखा था, जब ये केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं तो A+B फॉर्म C+D सपोज। ओके, तो अगर किसी चीज को एग्जिट होना है, इसका मतलब प्रोडक्ट में होगा, प्रोडक्ट में। तो जब हीट, जब हीट प्रोडक्ट साइड निकले, मतलब जब किसी भी रिएक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस हो, उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस होती है मतलब हीट कहां आएगी? यहां आएगी। ओके, और एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट इन्वॉल्व हो, वो रिएक्शन जिसमें हीट इन्वॉल्व हो, इन्वॉल्व हो। ठीक है, अब इन्वॉल्व मतलब रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट। तो क्या हम ऐसे लिखें प्लस हीट? ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे नहीं लिखा जाता। तो क्या करेंगे? अगर हमें हीट को डिनोट करना है, या तो हम एक छोटे ट्राइंगल से डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से। ओके, इसका मतलब भी क्या होता है? हीट। अगर हम पूरा हीट ना लिखना चाहें तो इस ट्राइंगल से भी हम हीट को डिनोट कर सकते हैं। ओके, एंड सेकेंडरी थिंग, अगर लिखना ही है हीट,
तो हम इस एरो के ऊपर या नीचे लिखेंगे हीट को। क्लियर है बच्चों? इस एरो के ऊपर या नीचे हीट लिखा जाएगा। ओके, तो बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, देखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है हमने फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का, ओके। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन अगर आपको नहीं भी पता तो मैं लिख के दिखा देता हूं आपको। Photosynthesis is the method in which green plants make their own food with the help of carbon dioxide and water, है ना? With the help of carbon dioxide and water in the presence of, presence किसकी होनी चाहिए? Sunlight and chlorophyll. Sunlight and chlorophyll. Sunlight and chlorophyll. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत होती है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और क्या बनाता है? खाना। जिसका खाना होता है वो किस फॉर्म में बनता है? C6H12O6। और आपको पता है ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। क्लियर है बच्चों? ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। तो देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? हीट निकल रही है या हम इसको हीट दे रहे हैं? बताओ बच्चों। इस रिएक्शन में हम हीट दे रहे हैं। हीट कहां दे रहे हैं? ये देखो, जब हमने सनलाइट लिखा, व्हाट डू यू मीन बाय सनलाइट? सनलाइट इज द हीट एनर्जी। जब सनलाइट मिल रही है इसको, दैट मींस क्या दे रहे हैं हम? हीट दे रहे हैं। क्लियर है बच्चों? सो दिस इज अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। तो ये हमारी बात हुई एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। ओके, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, दैट इज बर्निंग ऑफ कोल। जब कोयला जलता है, ओके, जब कोयला जलता है तब कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है? कोयला मींस कार्बन, C+O2 क्या बनता है? CO2। क्लियर है बच्चों? C+O2 फॉर्म्स CO2। बट इसमें हीट इन्वॉल्व, हीट, अच्छा हीट निकल, हमें हीट देनी पड़ती है या निकलती है हीट? हीट प्रोड्यूस होती है, ओके बच्चों, हीट प्रोड्यूस होती है प्लस हीट, दैट मींस अब इसमें क्या हुआ? हीट प्रोड्यूस हुई। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे आगे बहुत सारे हम एग्जांपल्स करने वाले हैं जिसमें हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक हर टाइप की रिएक्शन देखेंगे, ओके बच्चों। ओके, सो डेफिनेशन जान लेते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। एनर्जी लिख लो या हीट लिख लो बच्चों, एक ही बात है, ठीक है, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। अभी भी मैंने आपको ये चीज बताई। और जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हीट रिक्वायर्ड होती है, रिएक्शन के लिए हीट जरूरी होती है, ठीक है। जैसे इस रिएक्शन के लिए हीट जरूरी थी। अगर सनलाइट नहीं होगा तो प्लांट अपना खाना बना ही नहीं पाएगा। खाना नहीं बना पाएगा, दैट मीन्स ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है, ओके। सो दिस इज टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। क्लियर है बच्चों? सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज कैटलिस्ट। देखो बच्चों, अगर मैं कैटलिस्ट की बात करूं आपके आगे, कैटलिस्ट, तो मैं दोबारा वही वाली रिएक्शन लेना चाहता हूं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनाता है? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस जरूरी होती है? सनलाइट, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ओके। तो देखो बच्चों क्या हुआ इसमें, मैंने आपको बताया ये रिएक्शन, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है जिससे प्लांट अपना खाना बनाते हैं। तो इसमें अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं, अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं तो बच्चों रिएक्टेंट बताओ कौन से? दो रिएक्टेंट है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर, CO2 एंड वाटर। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट क्या है बच्चों? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है C6H12O6, जिसको ग्लूकोज कहते हैं, और ऑक्सीजन, 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 और तो कोई प्रोडक्ट नहीं है। यहां एक और चलो सनलाइट तो अभी अभी हमने देखा एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट जरूरी होती है, वो सनलाइट होती है। क्लोरोफिल, यहां हमें एक और चीज देखने को मिली, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ना तो ये रिएक्टेंट साइड आ रहा और ना प्रोडक्ट साइड आ रहा है, पर कमाल की बात है अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है, तो प्लांट अपना खाना बना ही नहीं पाएगा। दैट मीन्स तो ये क्लोरोफिल क्या हुआ? ये क्या हुआ? ना तो ये प्रोडक्ट ना ये रिएक्टेंट, ना ये प्रोडक्ट ना ये
रिएक्टेंट। पर रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन होने में इतना जरूरी है कि इसके बिना केमिकल रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो सिमिलरली, तो यहां जो क्लोरोफिल है इसको हम कहेंगे कैटलिस्ट। क्या कहेंगे? कैटलिस्ट। ओके, सो व्हाट इज कैटलिस्ट? डेफिनेशन देखते हैं। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इज नाइदर अ रिएक्टेंट, जो ना तो रिएक्टेंट है और ना ही प्रोडक्ट है। अभी अभी हमने देखा, ना तो रिएक्टेंट ना ही प्रोडक्ट, बट द रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन इट्स प्रेजेंस। पर जो रिएक्शन होती है वो इसके प्रेजेंस के बिना पॉसिबल नहीं। क्लियर है बच्चों? और और रिएक्शन स्पीड्स अप इन इट्स प्रेजेंस। ठीक है, और इसमें क्या होता है, रिएक्शन स्पीड कर देता है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कई रिएक्शंस ऐसी होती है जो हजारों साल लग जाते हैं होने में। हम्म? कई रिएक्शंस ऐसी है जो हजारों साल लग जाता है होने में, बट जब हम उसमें कैटलिस्ट ऐड करते हैं, कैटलिस्ट मतलब कोई भी एक्सटर्नल सब्सटेंस जब हम उसमें ऐड करते हैं, तब वो रिएक्शन बहुत ही जल्दी हो जाती है। ठीक है, अब इसका मतलब या तो हम हजारों साल वेट करते हैं उस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, या फिर हमने कैटलिस्ट ऐड किया और वो रिएक्शन बहुत जल्दी हो गया। तो यही बात लिख रखी है, ये रिएक्शन को स्पीड अप भी कर देता है, रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ा देता है। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सम कैटलिस्ट। मैं आपको बताता हूं, KClO3। ठीक है, एक्चुअली इट्स पोटेशियम ऑक्सीक्लोराइड, पोटेशियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, तो जब इसको, सॉरी एरो में थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। अब पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में चेंज होगा ये जब इसको हीट किया जाएगा। ओके, पर आपने हीट कर दिया, आप देखोगे ये इसमें चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कैटलिस्ट जरूरी है। यहां जो कैटलिस्ट यूज हुआ है डेट इज MnO2। ठीक है, अब देखो, ना तो ये रिएक्टेंट साइड आया ना प्रोडक्ट साइड आया, पर रिएक्शन में जरूरी था। पर ये जो केमिकल रिएक्शन हुई है इसमें जरूरी था इस रिएक्शन को कंप्लीट करने में। क्लियर है बच्चों? हम्म, तो कैटलिस्ट वो होता है जो ना रिएक्टेंट होता है ना प्रोडक्ट होता है, पर रिएक्शन में बहुत जरूरी होता है एक रिएक्शन को कंप्लीट करने। क्लियर है? ओके, सो दिस इज द थिंग। और कई बार कई रिएक्शन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर होती है, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री, अगर हम वाटर बॉइलिंग की बात करें तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही वो रिएक्शन पॉसिबल है। क्लियर है बच्चों? तो उसको भी, जब भी हमें सपोज टेम्परेचर भी लिखना है, तब भी हम एरो के ऊपर या नीचे ही लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब 300 डिग्री सेल्सियस पर ही वो रिएक्शन पॉसिबल होगा। क्लियर है बच्चों? डन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। बच्चों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, देखो एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। Zn plus H2SO4 forms ZnSO4 plus H2. Okay, zinc plus hydrochloric acid. Zinc plus hydrochloric acid forms zinc, sorry, not hydrochloric acid, it's sulfuric acid. Zinc plus sulfuric acid forms zinc sulfate plus hydrogen. ठीक है, तो ये रिएक्शन में एक चीज देखो बच्चों, जिंक 1 कितना है, Zn कितना है सिंगल, हाइड्रोजन कितना है बच्चों, देखो हाइड्रोजन। ठीक है, देखो मैं यहां लिख रहा हूं, Zn कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2। देखो बच्चों H2, 2 मींस हाइड्रोजन इज 2। S सल्फर कितना है 1। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन कितने हैं 4। ठीक है, और ठीक है, ये रिएक्टेंट साइड की बात हुई। अब बात करेंगे प्रोडक्ट साइड में बच्चे बताओ, जिंक कितना है 1, सल्फर कितना है 1। ठीक है, सॉरी सल्फर नीचे लिख लेंगे, यहां लिखते हैं हाइड्रोजन कितने बच्चे, देखो 2, सल्फर 1 सिंगल सल्फर।
और ऑक्सीजन कितना है 4। अब देखो यहां रिएक्टेंट साइड भी 1 था, प्रोडक्ट साइड भी 1 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड भी 2 था, प्रोडक्ट साइड भी 2 है। वैसे ही सल्फर भी सेम है और ऑक्सीजन भी सेम है। तो समझ पा रहे हो, रिएक्टेंट साइड हर एक एलिमेंट की क्वांटिटी, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हर एक एलिमेंट की क्वांटिटी एकदम सेम है। ठीक है, जब हम ये बात करें दैट मीन्स अगर वो सेम हो जाए तो हम उसको कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस का मतलब दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट, जैसे यहां जिंक की बात की तो जिंक एक था, यहां भी प्रोडक्ट साइड भी जिंक एक है, तो हर एक एलिमेंट की जो क्वांटिटी होगी या मैं कहूं नंबर ऑफ एटम होगा, ठीक है, जिंक के कितने एटम है 1, यहां भी कितने एटम है 1, ठीक है, तो क्या होगा वो अगर दोनों साइड सेम हो तो हम उस इक्वेशन को कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, सो ये जो एग्जांपल था हमारा, दिस इज ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बात ये कि इक्वेशन को बैलेंस करना, ठीक है, चलो यहां तो मैंने एग्जांपल लिया जो कि ऑलरेडी बैलेंस था, ठीक है, कुछ ऐसे भी आएंगे जो बैलेंस नहीं होंगे, सपोज यहां जिंक 2 होता, यहां 1 होता, तो उसको हमें बैलेंस करना पड़ता है ना। तो बहुत सारी इक्वेशन ऐसी आएगी जिसको हमें बैलेंस करना होगा। तो इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है बच्चों, तो मैं आपको बताता हूं इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। एक लॉ होता है जो है कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना तो मास को बनाया जा सकता है और ना ही मास को खत्म किया जा सकता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो मास बन सकता है ना ही मास खत्म हो सकता है। ओके, तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पे ताकि आप लोगों को चीजें और क्लियर समझ आए। ओके, ये रिएक्शन हमने एकदम फर्स्ट देखा था, है? तो दोबारा आ जाते हैं इसी टॉपिक पे, ना मास बनाया जा सकता है ना मास को खत्म किया जा सकता। तो इसको ओबे करने के लिए, इस लॉ को ओबे करने के लिए, इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट साइड पे जितना मास होगा उतने प्रोडक्ट साइड पे हो, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि मास ना बन सकता ना खत्म हो सकता। हाँ, जितना मास पहले है उतना ही मास बाद में रहेगा, है कि नहीं। तो यहां बताओ बच्चों, यहां बताओ, मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम एक है, यहां भी एक है बच्चों, यहां भी मैग्नीशियम एक है। अगर ऑक्सीजन की मैं बात करूं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम है। अभी अभी लॉ ने क्या कहा कि ना तो मास खत्म हो सकता ना तो बनाया जा सकता। तो देखो बच्चों, यहाँ 2 था, यहाँ ऑक्सीजन का एक ही एटम रह गया, इसका मतलब मास तो कम हो गया। मास तो कम हो गया। तो इस वजह से हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, अब बैलेंसिंग मतलब क्या है, देखो मैं इसको आपको डायरेक्ट आंसर लिख के दिखाता हूँ। बैलेंस करना आपको अगले पेज पे सिखाऊंगा। तो यहां अगर हम देखें तो इसको 2 से और इसको 2 से, अब देखो, अब इस सिचुएशन में देखो बच्चों, इस सिचुएशन में मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन कितना है 2, ये रिएक्टेंट साइड की बात हुई। और प्रोडक्ट साइड देखो बच्चों, प्रोडक्ट साइड, ठीक है, अगर मैंने ये 2 आगे लगा दिया मैथ्स वाली तरह, अगर मैं ये करता हूं a प्लस बी, इसका मतलब 2 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। ओके, 2a प्लस 2b, कुछ इस तरीके का यहाँ फंडा है। ओके, तो इसका मतलब 2 आगे लगा है, इसका मतलब 2 मैग्नीशियम के साथ भी है, इसका मतलब मैग्नीशियम यहाँ कितना है 2, और ऑक्सीजन के साथ भी है, ये ऑक्सीजन भी कितना है 2। अब क्लियर है बच्चों, अब इक्वल हो गया। अब बताओ मास इक्वल हो गया। तो मास इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ा हमें, एटम्स इक्वल करने पड़े। समझ आई बच्चों बात। तो ये फंडा है हमारा, जिस वजह से हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां मैंने लिख रखा है द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड का टोटल मास शुड बी इक्वल द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स प्रोडक्ट साइड में है उसका मास और ये वाला मास इक्वल है। इसका मतलब वी कैन से दैट इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, जैसे मैग्नीशियम के कितने एटम है यहाँ पे 2 2, शुड बी इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ एटम, फाइनल मतलब यहाँ पर, यहाँ भी मैग्नीशियम के कितने हो गए 2। समझ आई बच्चों बात। ओके, तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखी, ये थी बैलेंस इक्वेशन। और पहले जब यहाँ 2 और यहाँ 2 नहीं था,
दैट वाज अनबैलेंस इक्वेशन। तो बच्चों अनबैलेंस इक्वेशन भी क्लियर हो गई शायद आपको साथ साथ। तो अनबैलेंस इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें जिसमें एलिमेंट्स इक्वल नहीं होते। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम पहले 1 था, यहां भी 1 था, यहां ऑक्सीजन 2 था और यहां कितना था ऑक्सीजन 1। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या एटम्स इक्वल थे? ऑक्सीजन के क्या एटम्स इक्वल थे? यहाँ 2 थे, यहाँ 1 था, इक्वल नहीं थे। तो पहले जो रिएक्शन थी, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, Mg+O2 फॉर्म्स MgO। दिस इज अ टाइप ऑफ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? तो ये थी हमारी बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग का कंसेप्ट। ओके, चलो मैं रब करता हूं, अब मैं आपको बैलेंस करना सिखाता हूं। ओके, कि इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस किया जाए। ओके, लेट्स ओके बच्चों, इन इक्वेशंस को हम बैलेंस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले Mg+O2, इसमें देखो सबसे पहले ये चेक करना होता है कि ये बैलेंस, ये इक्वेशन जो लिख रखी है यहाँ पे वो ऑलरेडी बैलेंस तो नहीं है। चेक करते हैं। देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना है यहाँ पे? मैग्नीशियम एक रिएक्टेंट साइड, एक प्रोडक्ट साइड। ओके, ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड। ओके, लेट्स सी मैग्नीशियम कितना है? 1 1 1। यहां भी कितना, प्रोडक्ट साइड भी कितना है? 1 1। ओके, ऑक्सीजन कितना बच्चों? देखो ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 2। यहां कितना है? 1। इसका मतलब अब देखो, इसको तो कम नहीं कर सकते, इसको बढ़ा जरूर सकते हैं। तो बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं है कि यहां नीचे लगा देंगे ना, नीचे नहीं लग सकता। ठीक है, आगे आगे ही लगेगा। ओके बच्चों, आगे ही लगेगा। तो यहां 2 से, पर यहां एक गड़बड़ी हो गई कि जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस, ऑक्सीजन तो हो गया 2, यहां भी 2, यहां भी 2, ऑक्सीजन कोई दिक्कत नहीं है। पर मैग्नीशियम गड़बड़ी हो गई, यहां पे पहले जहां मैग्नीशियम 1 था यहां पर, अब मैग्नीशियम कितना हो गया? 2। तो यहां भी मैग्नीशियम को 2 करना पड़ेगा। हाँ बच्चों, तभी तो इक्वल होगा, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2। ओके, तो मैग्नीशियम को 2 करना पड़ेगा, तो मैग्नीशियम के आगे 2 लगा देंगे। अब देखो बच्चों, यहां भी मैग्नीशियम कितना हो गया? 2, अब इक्वल है, मैग्नीशियम भी 2 2 और ऑक्सीजन भी 2 2 हो गए यहां पर। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से कुछ हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन को। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं बच्चों। कार्बन देखो कितने हैं पहले तो, यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, 3 चीजें है ना। कार्बन की अगर मैं बात करूं, कार्बन की, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट जस्ट कार्बन, कार्बन, तो बताओ, एक कार्बन यहां लिखेंगे, एक कार्बन यहां लिखेंगे। ठीक है, ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। ओके, कार्बन कितना है यहाँ पर? सिंगल, 1 कार्बन। ओके, यहां कितना है कार्बन? यहां भी सिंगल है। उसके बाद, सॉरी यहां लिख लेते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए हमारे लिए, है ना। 1 एंड हियर इट्स 1। ओके, ऑक्सीजन देखो बच्चों, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? रिएक्टेंट साइड सिंगल। यहां कितना ऑक्सीजन? एक ही ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन देखो बच्चों, हाइड्रोजन में ट्विस्ट है यहाँ पे, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहां हाइड्रोजन काउंट करो, 3 तो इसी के साथ है, H3, 3 हाइड्रोजन तो ये हो गए और एक ये हो गया। टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे? 4। टोटल हाइड्रोजन 4 हो गए। तो एक चीज बताओ, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 2 कर दूं, इसको मल्टीप्लाई 2 कर दूं, तो बात बन जाएगी। तो यहां अगर मैं 2 लगा दूं, यहां 2 लगा दूं, यहां 2 लगा दूं, इसका मतलब क्या हुआ? ये यहां जब मैंने 2 लगाया, इसका मतलब 2 इंटू टू, 2 इंटू टू ऐसे काउंट होता है, ये 2 इंटू टू 4। तो हाइड्रोजन कितने हो गए यहां पर? इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो रिएक्टेंट साइड एडिट कर दो, हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। और तो कुछ एडिट नहीं करना पड़ा, और तो कोई चेंजेस नहीं आया, नहीं। तो देखो 1 1 1 1 4 एंड 4। तो बच्चों हो गई बैलेंस, हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। ओके, वीडियो पॉज करके ये दोनों इक्वेशन बैलेंस करो बच्चों, करो। ओके, आई होप कर लिया होगा आपने। लेट्स कंटिन्यू। अब देखो बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन कितना है? 2, रिएक्टेंट साइड। ऑक्सीजन कितना है? 2। अब प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन कितना है? 2, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऑक्सीजन कितना है? 1। अब ऑक्सीजन 1 है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पंगा ये कि अगर हमने यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन, यहां मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तब ऑक्सीजन तो मेरा हो गया 2, है ना। प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन तो 2 हो गया। एक पंगा और हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। पर हाइड्रोजन कितना हो गया? 4।
अब यहाँ ऑक्सीजन मैच हो गया, हाइड्रोजन गड़बड़ हो गई, तो अब यहाँ हाइड्रोजन को भी मैच कर देंगे, तो हाइड्रोजन मैच हो गया। देखो बच्चों, 2 किया, अब तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया 4। अब सॉल्यूशन मैच हो रहा है, यहाँ भी 4 है हाइड्रोजन, यहाँ भी, और रिएक्टेंट साइड भी ऑक्सीजन 2 है एंड प्रोडक्ट साइड भी 2 है। ओके बच्चों, सो ये आ गया हमारा। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें सोडियम हमारे पास 1 है, ओके, सोडियम 1 दे रखा है, यहां भी सोडियम 1 है, मैच है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन 1 है, यहां भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है हाइड्रोजन, और यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं, 2 एंड 1 3। ओके, तो क्या करें, देखो क्या करें, क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई, जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। यहां क्या है स्टिल, यहां स्टिल 3 है। अब देखो बच्चों, यहां आप 2 लगा नहीं सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि जब हमने हाइड्रोजन यहां 4 हो गए तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए 2, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। यहां 2 लगा दिया, हाइड्रोजन मैच हो जाएगा, ऑक्सीजन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 2 कहां लगाएंगे, 2 कहां लगाएंगे, यहां पर, यहां पर। जब हमने यहां 2 लगाया तो देखो ऑक्सीजन कितने हो गया यहाँ पे 2 मैच, हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन यहां से 2 और यहां से 2, टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया 4 मैच। अब पंगा पड़ गया सोडियम के साथ, सोडियम के साथ, तो यहाँ सोडियम कितने 1, यहाँ कितने 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सोडियम भी यहाँ 2 हो गया और यहाँ भी सोडियम 2 हो गया। अब देखो बच्चों मैच हो गई, सोडियम भी 2, हाइड्रोजन 4 4 4 मैच्ड, ऑक्सीजन 2 2 2 मैच्ड। क्लियर है बच्चों, तो क्वेश्चंस को कुछ इस तरीके से जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा ये चीजें आसान लगने लग जाएगी। बहुत इजी कंसेप्ट है ये, ओके, बैलेंसिंग वाला, तो 1% भी नहीं घबराना इस चीज को, ओके बच्चों, ठीक। कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे हम, ये एग्जांपल्स करेंगे कुछ। आई वांट कि आप वीडियो पॉज करके इसको खुद ट्राई करो, होप कर लिया होगा आपने। चलो करते हैं बच्चों, तो देखो पोटेशियम के 1 है, यहां भी 1 है, मैच्ड, ओके। क्लोरीन, क्लोरीन 1 है, यहां भी 1 है, मैच्ड, नो प्रॉब्लम। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां कितना है 3, यहां कितना है ऑक्सीजन 2, एक जगह ऑक्सीजन 3 और एक जगह 2। तो क्या किया जाए, देखो 3 और 2 का वैसे तो है नहीं, इनका क्या ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, तो अभी हमें एक्चुअल में क्या करना है, ऑक्सीजन कितना बनाना है 6। तो कैसे बनाया जाए बच्चों, कैसे बनाया जाए, तो इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेशियम भी कितना हो गया 2, क्लोरीन भी कितना हो गया 2, और ऑक्सीजन कितना हो गया 6। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ 2 2 6 हो गया। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पोटेशियम 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां देखो पोटेशियम हो गया 2, क्लोरीन हो गया 2, अब ऑक्सीजन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3 2 6, तो अब ऑक्सीजन कितना हो गया 6। देखो बच्चों मैच्ड, सिचुएशन मैच्ड, ओके। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करेंगे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बैरियम 1 1, प्रोडक्ट साइड भी बैरियम 1, क्लोरीन 2, 2 क्लोरीन, यहां सिंगल क्लोरीन है, सिंगल क्लोरीन है, तो देखो बच्चों जहां हमें सिंगल क्लोरीन दिख गया वहां क्या कर दे 2 तो मल्टीप्लाई करना ही करना पड़े, है ना बच्चों। मैच हो गया, क्लोरीन मैच हो गया, ओके। देखो यहां 2 क्लोरीन 1, और देखो, और देखो सोडियम, सोडियम, हाँ देखो यहां से हमारा एक और फायदा हो गया, सोडियम भी ऑटोमेटिकली मैच हो गया, है ना। सोडियम कितना था 2, यहां 2 करने के बाद सोडियम भी कितना आ गया अपने पास 2, ओके। एस सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, यहां भी बच्चों सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, बेरियम तो 1 था ही। अब देखो बच्चों मैच हुआ, मैच हुआ फिगर, सारे एलिमेंट्स जो है वो मैच हुए, सिर्फ एक यहाँ 2 लगना था, ओके। तो बच्चों इक्वेशन हो सकती है बहुत बड़ी दिखे आपको, जैसे यहाँ दिख रही थी, ठीक है, पर उसका बैलेंसिंग बहुत आसान भी हो सकता है, ठीक है। तो काफी इजी टॉपिक है वैसे, बैलेंसिंग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होता जाएगा कंसेप्ट, ओके। नेक्स्ट पर चलते हैं बच्चों, आयरन Fe, आयरन 1, यहां कितना है बच्चों आयरन 3 3, ओके। सो क्या करें सबसे पहले, देखो यहां 1 है यहां 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आयरन तो यहीं की यहीं इक्वल हो गया, ओके। अब देखो, ओके ओके, यहाँ 3 है, ऑक्सीजन कितना है 4,
यहां ऑक्सीजन कितना है 1, हाइड्रोजन ठीक है यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। अब देखो ऑक्सीजन यहां 1 है और यहां 4 है, 4 है, 4 है, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, ऑक्सीजन को तो 4 बनाना पड़ेगा, तो आगे 4 लिख देंगे। पर जैसे ही हमने आगे 4 लिखा, जैसे ही हमने आगे 4 लिखा, तो हुआ क्या, 4 2 जा 8, हाइड्रोजन हो गया 8, हाइड्रोजन था कितना 2, तो बताओ 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो किससे मल्टीप्लाई करें 8 हो जाए 4 से, तो हाइड्रोजन के आगे लग गया 4। तो बच्चों क्लियर है, हाइड्रोजन भी 8 हो गया, यहां से हाइड्रोजन 8 हो गया, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। अब Fe बताओ कितना हो गया यहां से, Fe यहां से आ गया हमारे पास 3। ठीक है, अब देखो बच्चों फिगर मैच्ड, मैच्ड। सो इस तरीके से कुछ हम बैलेंसिंग करेंगे। क्लियर है बच्चों, तो ये हमारा कंसेप्ट था बैलेंसिंग का।